वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आज हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के विषय में अध्ययन करने को जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो विषय है वह है कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। ठीक है, चलो अब हम अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। किस सूत्र से? षष्ठी से सूत्र से संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयुक्त होती है। बच्चों, संबंध के अंतर्गत जो षष्ठी से सूत्र है इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रमेश संस्कृतस्य पुस्तकम पढ़ती। रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। तो बच्चों, यहाँ क्या है? संबंध प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? संबंध प्रकट हो रहा है। किससे? रमेश से संस्कृत के विषय का। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। तो हम इसका कारण व विभक्ति किस प्रकार लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसका कारण विभक्ति। अब कारण विभक्ति में क्या लिखेंगे? षष्ठी से सूत्र से षष्ठी से सूत्र से संस्कृतस्य शब्द में कौन से शब्द है बच्चों? संस्कृतस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ठीक है बच्चों, तो इसका कारण विभक्ति क्या हुआ? षष्ठी से सूत्र से या षष्ठी से के योग में संस्कृत से शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। इसी प्रकार अगला नियम है यतस्य निर्धारणम। कहने का तात्पर्य है जब बहुतों में से किसी एक जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है। जब बहुतों में से किसी एक जाति गुण क्रिया के द्वारा क्या प्रकट की जाती है? विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्द के साथ। तब किसके साथ बच्चों? विशेषण शब्द के साथ। तब हम विशेषण शब्द के साथ इष्टन अथवा तमा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तब हम इष्टन में तमा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब हम बहुतों में से किसी एक जाति गुण क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब बच्चों इष्टन में तमा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है और जिससे हम विशेषता प्रकट करते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जिसमें हम विशेषता प्रकट करते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चों, समझने की बात है, ध्यान देना कि इष्टन और तमा प्रत्यय में षष्ठी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति
दोनों ही होती है। षष्ठी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति दोनों ही होती है। जिस शब्द को रेखांकित है, अगर षष्ठी विभक्ति पर रेखांकित है तो षष्ठी विभक्ति होगी, और सप्तमी पर रेखांकित है तो सप्तमी विभक्ति होगी। कहने का तात्पर्य इष्टन व तम प्रत्यय में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कवि नाम है, कवि नाम में षष्ठी विभक्ति है, तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवि नाम पे अंडरलाइन है तो षष्ठी विभक्ति हो गई। अगर कविसु पे अंडरलाइन होती तो हम इसमें सप्तमी विभक्ति कर देते। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो हमको क्या करना है, जैसे कवि नाम पे अंडरलाइन है तो हम यहाँ जो श्रेष्ठ शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? इष्टन प्रत्यय है। श्रेष्ठ में कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय है? इष्टन प्रत्यय है। तो बच्चों इसका हम कारण विभक्ति लिखते हैं। इसका हम क्या लिखते हैं? कारण व विभक्ति। तो कारण विभक्ति में क्या लिखेंगे? ध्यान दे, इष्टन प्रत्यय के योग में, इष्टन प्रत्यय के योग में, इष्टन प्रत्यय के योग में, किसमें? कवि नाम शब्द में। किसमें बच्चों? कवि नाम शब्द में। कवि नाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। कौन सी? षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। ठीक है बच्चों, अगर कविशुभ होता, रेखांकित कविशुभ होता तो हम लिखते इष्टन प्रत्यय के योग में कविशु शब्द में। क्या लिखते? कविशु शब्द में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है। तो अगर कविशु पे अंडरलाइन है तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक लिखेंगे, और कविनाम पे अंडरलाइन है तो इष्टन प्रत्यय के योग में हम कविनाम शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? अब हम अगला उदाहरण पर चलते हैं। जैसे कि अगला उदाहरण है छात्राणाम। ठीक है, छात्राणाम या छात्रेषु या छात्रेषु वा अथवा छात्रेषु हो सकता है। अब सुरेश पटुतम, क्या बच्चों? पटुतम अस्ति, पटुतम अस्ति। अब ध्यान से समझना कि छात्राणाम या छात्रेषु, छात्राणाम में षष्ठी विभक्ति है, इस पे अंडरलाइन है तो हम क्या लिखेंगे? इसमें प्रत्यय कौन सा है बच्चों? तम प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि इसमें इष्टन और तम प्रत्यय में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों ही होती है। तो हम लिखेंगे कि तम प्रत्यय के योग में, क्या लिखेंगे? तम प्रत्यय के योग में छात्राणाम शब्द में, तम प्रत्यय के योग में छात्राणाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय के योग में छात्राणाम शब्द में, छात्राणाम शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। और अगर छात्रेषु पे अंडरलाइन है तो क्या बनाएंगे? तम प्रत्यय के योग में, अगर छात्रेषु पे अंडरलाइन है तो क्या करेंगे? तम प्रत्यय के योग में छात्रेषु शब्द में, किसमें? छात्रेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। ठीक है बच्चों, तो आपके समझ में आ गया। पहला नियम था कि षष्ठी शेषे में
संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। दूसरा हमने पढ़ा था यतस्य निर्धारणम, कहने का तात्पर्य कि जो इष्टन और तम प्रत्यय होता है उनमें षष्ठी व सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले नियमों की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है कि कुछ शब्द इस प्रकार के हैं, उन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अब हम उन शब्दों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि वे शब्द कौन कौन से हैं जिनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चों ध्यान दें, निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। हमारा पहला शब्द है अध्य। अध्य का अर्थ क्या होता है? नीचे। क्या अर्थ होता है बच्चों? नीचे। जैसे कि वृक्षस्य, वृक्षस्य अध्य बालके शेते, वृक्षस्य अध्य बालके शेते। तो यहाँ वृक्षस्य शब्द पर आके रेखांकित है। अब हम इसका कारण विभक्ति बनाते हैं। तो कारण विभक्ति कैसे बनाएंगे कि वृक्षस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति है, लेकिन किस कारण से है? तो बच्चों हम लिखेंगे अध्य का अर्थ होता है नीचे। तो अध्य के योग में क्या लिखेंगे? अध्य के योग में वृक्षस्य शब्द में, अध्य के योग में वृक्षस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। क्या लिखेंगे? अध्य के योग में वृक्षस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। अगर इसका अर्थ देखते हैं तो देखिए वृक्षस्य माने वृक्ष का, वृक्ष के नीचे बालक क्षेत्र माने सोता है। तो हमने आपको इसका कारण बता दिया कि अध्य के योग में वृक्षस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। अब अगला देखिए ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है, ऊपरी शब्द का अर्थ होता है ऊपर। तो ऊपरी शब्द में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे भवनस्य, रेखांकित शब्द कौन सा है? भवनस्य। ऊपरी खगा संति, भवन के ऊपर खगा माने पक्षी हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका कारण विभक्ति क्या लिखेंगे? इसका कारण विभक्ति लिखेंगे ऊपरी शब्द के योग में। किसके योग में? ऊपरी शब्द के योग में, ऊपरी शब्द के योग में भवनस्य शब्द में। कौन से शब्द में? भवनस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है किसके योग में? ऊपरी के योग में। तो पुनः सुनिए, ऊपरी के योग में भवनस्य शब्द में, ऊपरी के योग में भवनस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। इसी प्रकार हमारा अगला शब्द है पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है सामने। पूर्व का क्या अर्थ होता है? सामने। जैसे कि विद्यालय से पूरे मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। अब यहाँ विद्यालय शब्द पर रेखांकित है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे पूर्व के योग में। किसके योग में? पूर्व के योग में विद्यालय से शब्द में, पूर्व के योग में विद्यालय से शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। तो इस प्रकार हमारा कारण में विभक्ति होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमारा शब्द है समक्षम। समक्षम, समक्षम का अर्थ होता है सामने। जैसे कि अध्यापक से समक्ष, समक्षम शिष्य अस्ति, अध्यापक के सामने शिष्य है। ठीक है बच्चों, तो इसका कारण विभक्ति क्या होगा? समक्षम के योग में, समक्षम शब्द के योग में क्या लिखेंगे? समक्षम शब्द के योग में अध्यापक से शब्द में, अध्यापक से शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। क्या लिखेंगे? समक्षम शब्द में के योग में अध्यापक से शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। अब अगला देखिए बच्चों, शब्द कौन सा है? समीपम।
अगला जो हमारा शब्द है वह है समीपम। समीपम का अर्थ होता है समीप। समीपम का अर्थ क्या होता है? समीप। तो अब इसका हम कारण विभक्ति बनाते हैं। नगरस्य शब्द पर हमने रेखांकित कर दिया, ठीक है। तो हम इसका कारण विभक्ति क्या बनाएंगे? समीपम के योग में। किसके योग में? समीपम के योग में नगरस्य शब्द में। समीपम के योग में नगरस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है किसके योग में बच्चों? समीपम के योग में, ठीक है। समीपम के योग में नगरस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। इसी प्रकार अगला शब्द है हमारा मध्य। मध्य का अर्थ होता है बीच में। मध्य का क्या अर्थ होता है? बीच में, ठीक है। मध्य का क्या अर्थ है बच्चों? बीच में। तो पशुनाम मध्य ग्वाला अस्ति। अब पशुनाम पे हम अंडरलाइन कर देंगे। पशुनाम मध्य ग्वाला अस्ति, पशुओं के मध्य में ग्वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों मध्य के योग में क्या लिखेंगे? मध्य के योग में पशुनाम शब्द में कारण विभक्ति क्या होगी इसकी? मध्य के योग में पशुनाम शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा हमने? कारण विभक्ति मध्य के योग में पशुनाम शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। अब आगे देखिए कृत्य। कृत्य का अर्थ होता है लिए। कृत्य का क्या अर्थ होता है? लिए। जैसे कि बालकस्य कृत्य दुग्धम आने, बालक के लिए दूध लाओ, ठीक है। तो ये बालकस्य शब्द पर रेखांकित है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे? कृत्य के योग में। किसके योग में? कृत्य के योग में बालकस्य शब्द में। कृत्य के योग में बालकस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। किसमें? बालकस्य शब्द में। तो पुनः ध्यान दें, कृत्य के योग में बालकस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए अंत्य। अंत्य का अर्थ क्या होता है? अंदर। अंत्य का क्या अर्थ होता है? अंदर। तो हम गृहस्य पे रेखांकित कर देंगे। तो गृहस्य अंत्य माता विद्यते, घर के अंदर माता विद्यमान है, ठीक है। तो बच्चों क्या लिखेंगे? कारण विभक्ति अंत्य के योग में। किसके योग में? अंत्य के योग में गृहस्य शब्द में। गृहस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। किसके योग में? अंत्य के योग में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार कारण विभक्ति है। समझ में आ गया आपके? तो बच्चों जिसको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लाल बटन नहीं दाबा है, तो चैनल का लाल बटन दाब करके जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले आने वाले वीडियो निरंतर उन्हें प्राप्त होते रहे। अब ध्यान दें कि हमारे निम्नलिखित शब्द ये हैं, जैसे आद्य है, ऊपरी है, पूरे है, समक्षम है, समीपम है, मध्य है, कृत्य और अंत्य है। तो बच्चों इन शब्दों के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है और हम इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक लगाते हैं। किसमें? जो शब्द हमारा रेखांकित है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने षष्ठी विभक्ति के कुछ शब्दों को पढ़ा। उसमें हमने देखा कि एक तो आद्य के योग में, ऊपरी के योग में, पूरे के योग में, समक्षम के योग में, समीपम के योग में, मध्यम के योग में, कृत्य के योग में और अंत्य के योग में, इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है बच्चों। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला बिंदु है तुल्यार्थ है। तुल्याभ्याम तृतीयान्यतेषाम्। कहने का मतलब है कि जो तुल्यवाची शब्द है, कौन से शब्द बच्चों? तुल्यवाची शब्द।
तुल्यवाची शब्दों के योग में, तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति अथवा तृतीय विभक्ति होती है। तो बच्चों ध्यान देना है कि तुल्यवाची जो शब्द होते हैं उन तुल्यवाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों ही विभक्तियां होती है। जिस विभक्ति पर रेखांकित है, अंडरलाइन है, उसमें अपन वैसी ही विभक्ति लगा देते हैं और कारण वही रहेगा। ठीक है, समझ में बच्चों? जिस विभक्ति पर रेखांकित है उसमें वही विभक्ति लगा देंगे और हमारा जो कारण है वो कारण वही रहने वाला है। तो बच्चों ध्यान दे, अगला बिंदु क्या है हमारा? जो तुल्यवाची शब्द है, तुल्यवाची शब्दों में षष्ठी एवं तृतीय विभक्ति होती है। तो बच्चों अब हम कारण में विभक्ति समझते हैं। कारण विभक्ति, ठीक है। अब हमारे यहाँ महेशस्य शब्द पर अंडरलाइन है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। तो हम कैसे लिखेंगे? तुल्यवाची शब्द के योग में क्या लिखेंगे? तुल्यवाची शब्द के योग में, तुल्यवाची शब्द के योग में महेशस्य शब्द में, महेशस्य शब्द में कौन सी विभक्ति बच्चों? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। किस शब्द में? महेशस्य शब्द में। ठीक है, तो तुल्यवाची शब्द के योग में महेशस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। अब जैसे कि हमारे अंडरलाइन महेशयन पे हो जाए, किस पे? महेशयन पे, तो हम क्या लिखेंगे? कारण वही है, तुल्यवाची शब्द के योग में। ठीक है, यहां पर अपन कर देंगे महेशयन। क्या कर देंगे? महेशयन शब्द में। अब कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। और कौन सा कारक है? करण कारक। तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। क्या लिखेंगे? तुल्यवाची शब्द के योग में महेशयन शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। तो बच्चों अगर महेशस्य पर अंडरलाइन है तो संबंध षष्ठी विभक्ति, और महेशयन पर अंडरलाइन है तो तृतीय विभक्ति करण कारक है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा उदाहरण देखिए। सीता गीताया या गीताया वा तुल्य अस्ति। तुल्य अस्ति, तुल्य है, समान है। ठीक है, तो यहां पर आपकी किस पे अंडरलाइन है? गीताया। गीताया कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसका कारण विभक्ति लिखते हैं। तो कारण विभक्ति क्या होगा? वही होगा, क्या होगा? तुल्यवाची शब्द के योग में। किसके योग में? तुल्यवाची शब्द के योग में। तुल्यवाची शब्द के योग में गीताया, किसमें? गीताया शब्द में। गीताया शब्द में कौन सी विभक्ति है बच्चों? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, कारक है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए क्या लिखेंगे? तुल्यवाची शब्द के योग में गीताया शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। और अगर गीताया पे करेंगे तो तृतीय विभक्ति लिख देंगे। तो तृतीय विभक्ति में हम क्या लिखेंगे? तुल्यवाची शब्द के योग में गीताया शब्द में, किसमें? गीताया शब्द में
तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। ठीक है बच्चों, तो आपके संबंध कारक समझ में आ गया। संबंध कारक सभी बच्चों के समझ में आ गया। सभी जो बताई हुई चीजें हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उतारते रहे। ठीक है। अब बच्चों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।